Hello friends, welcome to the channel. Today in this lecture we will discuss about a very important topic of history of geographical thought, exceptionalism and importance of F.K. Schaeffer. हम लोग फ्रेडकर्ट शेफर के बारे में जानेंगे और जब भी शेफर का नाम आता है तो अपवादवाद का नाम जरूर आता है। तो चलिए हम लोग अपने अध्याय को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि यद्यपि यूजीसी में जो सिलेबस है यूजीसी का उसमें अलग से अपवादवाद को नहीं रखा गया है, लेकिन चूंकि कांट इसके प्रवर्तक हैं इसलिए भी हम लोग को ये पढ़ना जरूरी है और शेफर भी इससे जुड़े हुए हैं तो भी ये पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और शेफर को हमको अलग से पढ़ना है। जो यूजीसी के सिलेबस में टॉप 6 जियोग्राफर्स हैं जिनकी हमें स्पेशल स्टडी करनी है। वैसे जियोग्राफर्स तो बहुत आएंगे पूरे अगर थॉट के सिलेबस को देखा जाए, लेकिन जो 6 को अलग से रखा गया है उसमें हम लोग हमबोल्ड को पढ़ चुके हैं, रिटर को पढ़ चुके हैं, कांट को पढ़ चुके हैं, बर्नहार्ड वारेनियस का हमने अध्ययन किया, रिचर्ड हार्टशॉन का हमने काफ़ी डीपली स्टडी की। ये हमारे अंतिम छठे जियोग्राफर हैं एफ के शेफर। तो आइए अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। अपवादवाद। अपवाद टर्म से हम सभी लोग परिचित हैं। एक्सेप्शन हम कहते हैं, हम अपवाद उस चीज़ को कहते हैं जो सभी से अलग हो। हम कहते हैं कि यह चीज़ अपवाद है, ये अन्य के जैसा नहीं है, यह चीज़ अपवाद स्वरूप है। ये हम अपने आम दैनिक बोलचाल की भाषा में अपवाद टर्म का, अपवाद शब्दावली का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप सभी भी करते होंगे, लेकिन भूगोल में अगर इसके हम प्रयोग को देखें, भूगोल के संदर्भ में इसका कैसे यूज़ हुआ, तो 18वीं शताब्दी के फेमस जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट को अपवादवाद का प्रवर्तक हम मानते हैं। और अपवादवाद को प्रतिपादित करते हुए कांट महोदय ने यह कहा कि हिस्ट्री और जियोग्राफी, उन्होंने दो कह सकते हैं दो विषयों को चुना, हिस्ट्री और जियोग्राफी। और इन विषयों को उन्होंने बताया कि ये विषय अनूठे विषय हैं और इसीलिए उन्होंने इसे अपवादी विषय की संज्ञा प्रदान की। अर्थात उनका यह मानना था कि हिस्ट्री और जियोग्राफी ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये अन्य जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग हैं, बाकी के जैसे नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने भूगोल को एक अपवादी विषय कहा, एक ऐसा विषय कहा जो कि अपवाद है, मतलब कि अन्य से अलग है, अनोखा है। और यही वास्तव में बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले जब भी मैं ऐसे पढ़ रहा था तो मुझे यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा था कि बेसिकली अपवाद टर्म तो हम आम दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन भूगोल के संदर्भ में कांट ने क्या कहने का प्रयास किया है। लेकिन बार बार पढ़ने के दौरान ये चीज़ क्लियर हो पाई कि कांट महोदय का यह मानना था कि भूगोल जो विषय है वो अन्य विषयों से अनोखा है, एक अनूठा सब्जेक्ट है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, आइए उसको देखते हैं। कांट महोदय का यह मानना था कि पर्टिकुलर हम एक क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल में करते हैं और उसके बाद से कांट के बाद फिर बहुत सारे विद्वान आते हैं, जैसे फर्डिनेंड वॉन रिस्टोफेन का नाम आता है, अल्फ्रेड हेटनर का नाम आता है, रिचर्ड हार्टशोर्न का नाम आता है। रिचर्ड हार्टशोर्न की ऑलरेडी हम लोग डीपली स्टडी कर चुके हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन इसको और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया। इन लोगों का ये मानना था कि भूगोल में हम पर्टिकुलर एक स्थान की स्टडी करते हैं। इसीलिए एक जगह मैंने बताया है आपको, संभवतः हार्टशोन वाले चैप्टर में ही बताया है, एक कॉन्सेप्ट है भूगोल का बहुत ही फेमस, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन। ठीक, एरियल डिफ्रेंसिएशन अर्थात क्षेत्रीय भिन्नता का विचार। भूगोल में हम एरियल डिफ्रेंसिएशन के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, क्योंकि जो हमारे स्थान हैं वो अलग अलग हैं और हर स्थान की अपनी विशेषता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एरियल डिफ्रेंसिएशन, अर्थात हर एरिया में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। अतः किसी भी एक हम सामान्यीकृत सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंस है, हर क्षेत्र अपने आप में अनोखा है और इसीलिए हम पर्टिकुलर एक एक स्पेस की अलग स्टडी करते हैं। और इसीलिए इन्होंने भूगोल को एक क्षेत्रीय विज्ञान कहा। और इसका प्रचार प्रसार देखिए स्टार्टिंग कांट से हो रही है, फिर रिस्थोफेन आते हैं, एक फेमस जर्मन जियोग्राफर,
फिर अल्फ्रेड हेडनर आते हैं, और फिर ये लोग तो जर्मन थे, जो अल्फ्रेड हेडनर की मैं बात बता रहा हूँ ये भी जर्मन थे। लेकिन इसके बाद इन जर्मन विद्वानों के विचारों को अंग्रेजी भाषी देशों में प्रचार प्रसार इसका किया रिचर्ड हार्टशॉन ने, जो कि अमेरिकन जियोग्राफर हैं। आप इनको पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में इन पे बात की है। और रिचर्ड हार्टशॉन की एक बुक आई 1939 में, द नेचर ऑफ जियोग्राफी, और इस बुक में इन्होंने अपने इन्हीं विचारों को रखा, जो भी उनके विचार थे, और स्पेशली भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है, इस विचार को उन्होंने बहुत ही प्रमुखता से रखा और प्रचार प्रसार किया। और यह जो बुक है द नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी ये आ सकती है लिखने को, कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ सकता है कि नेचर ऑफ जियोग्राफी किस विद्वान की बुक है। तो ये तो बात हो गई अपवाद की, मतलब कि ये जो विद्वान थे ये मानते थे कि भूगोल एक अपवादी विषय है, क्योंकि अन्य विषयों से ये अलग है। इसमें हम पर्टिकुलर एक एक स्थान की स्टडी करते हैं, और हर स्थान अपने आप में कुछ विशेष महत्व रखता है, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसीलिए हम भूगोल में कभी भी सामान्य सिद्धांत का ऐसा निर्माण नहीं कर सकते जो हर स्थान पे लागू हो। तो इसलिए ये लोग कहते थे कि भूगोल एक अनोखा विषय है, एक अनूठा विषय है। अब इसको कहानी के रूप में आप अच्छे से सुनते रहिए। 1939 में जब बुक आ जाती है हार्टशॉन की द नेचर ऑफ जियोग्राफी, फिर क्या होता है, नेचर ऑफ जियोग्राफी आ जाने के बाद एक विद्वान का नाम आता है फिर, एफ के शेफर। एफ के शेफर महोदय जो थे वो आयोवा विश्वविद्यालय अमेरिका में थे, तो टीचर इकोनॉमिक्स के शिक्षक थे, अर्थशास्त्र के, लेकिन उनकी रुचि जियोग्राफी में भी थी। और फिर वो क्या करते हैं, वो रिचर्ड हार्टशॉन का विरोध करते हैं। मतलब कि जो रिचर्ड हार्टशॉन भाई, उनको मेन तो कार्य बाद में रिचर्ड हार्टशॉन ने किया, क्योंकि रिचर्ड हार्टशॉन ने, मैंने पहले ही बताया कि जो भी जर्मन विद्वानों की एरियल डिफरेंशिएशन के विचार थे उनको फैलाने का काम जो किया वो हार्टशॉन ने किया। उन्होंने एक बुक लिखी द नेचर ऑफ जियोग्राफी, क्योंकि रिचर्ड हार्टशॉन एक अमेरिकन जियोग्राफर थे और जर्मन तो सबको समझ में आएगी नहीं, इसीलिए अंग्रेजी भाषी देशों में इस विचार को फैलाने का काम हार्टशॉन महोदय ने किया। और एफ के शेफर्ड ने इनका विरोध किया, और विरोध करते हुए उन्होंने एक अपना बहुत ही फेमस रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसका कि शीर्षक था एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी, अ मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर हिंदी में लिखें तो भूगोल में अपवादवाद, एक विधि तंत्रीय परीक्षण। तो यहाँ पर इन्होंने यह बताया कि नहीं, आप जो लोग हैं ये मान रहे हैं कि भूगोल एक अनूठा विषय है, भूगोल एक अनोखा विषय है, ऐसा नहीं है, ये भी अन्य विषयों के समान ही है, ये कोई अद्वितीय विषय नहीं है। भूगोल अद्वितीय तथ्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने वाला कोई अद्वितीय विषय नहीं है, और इसमें हमें जो सामान्यीकरण है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने अभी बताया था कि जो ये विद्वान है, जैसे कांट हो गए, उनके बाद रिस्थोफेन है, हेटनर है, हार्टशॉन है, ये लोग जब ये कहते थे कि भूगोल एरियल डिफरेंशिएशन वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि हर क्षेत्र अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, तो भूगोल में हम कभी भी एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एक सिद्धांत हर जगह लागू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी स्पेस में डिफरेंस है, हर स्थान में डिफरेंस है, इसी को उन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन नाम दिया। लेकिन शेफर मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, भूगोल के विद्यार्थियों को ऐसे सिद्धांतों के निर्माण की ओर जोर देना चाहिए जो सभी स्थानों पर लागू हों, उन्हें सामान्यीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए, जनरलाइजेशन की ओर ध्यान देना चाहिए, सामान्यीकृत सिद्धांतों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। और यह बताते हुए कि भूगोल कोई अनोखा विषय नहीं है, उन्होंने यह बात भी बताई कि भूगोल में तो जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत सारे विषयों से लिए गए हैं, और उन्होंने इसका समर्थन भी किया, इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसका और प्रचार प्रसार किया कि आप अन्य विषयों से और भी चीज़ों का आदान प्रदान करें, जिससे कि भूगोल का विषय और भी ज़्यादा समृद्ध होता चला जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी, जो इनका रिसर्च पेपर आया था, वो आया था आलोचना के रूप में। किसकी आलोचना उन्होंने की थी? उन्होंने की थी द नेचर ऑफ जियोग्राफी, जो बुक थी 1939 में,
हार्टशॉन महोदय की, उसकी आलोचना इन्होंने की और अपना रिसर्च पेपर लाया। लेकिन उसके बाद 20 साल बाद फिर जो भी आलोचनाएं हुई थी हार्टशॉन महोदय की, उनको कह सकते हैं कि आलोचना होने के बाद एक और बुक लिखी उन्होंने, जिसका कि शीर्षक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। दोनों में डिफरेंस है, वो नेचर ऑफ जियोग्राफी है 1939 1939, और ये है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। और हार्टशॉन ने जो भी शेफर्ड ने आवाज़ उठाई थी, जो भी आपत्तियां की थी, उनके संबंध में एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, और ये दूसरी बुक लिखी 20 साल बाद 1939 के बाद 1959 में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स का टाइटल लिखा हुआ है, और फिर नीचे लिखा है एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी री एग्जामिन्ड, और रिचर्ड हार्टशॉन ने इसको लिखा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन भी नीचे लिखा हुआ है जहाँ पर वो प्रोफेसर थे। ये संभवतः उस समय लिखा गया होगा जब विरोध किया, या कह सकते हैं आलोचना की, शेफर्ड ने किसकी आलोचना की? जो भी हार्टशॉन के थॉट्स थे। हार्टशॉन जैसे विद्वान क्या कहते थे कि भूगोल एक अपवादी विषय है, तो उसकी आलोचना जब हुई तो अपना पक्ष रखने के लिए 1955 में हार्टशॉन महोदय ने इसे लिखा होगा संभवतः। काफ़ी सर्च करने पे मुझे ये पेपर प्राप्त हुआ। नीचे मैंने एक स्थान पर अंडरलाइन किया है, उसको हो सकता है आप अभी ना देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखेंगे तो वहाँ लिखा है, FK शेफर का नाम भी लिखा हुआ है, और उनके रिसर्च पेपर का भी टाइटल यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद ये पेपर आने के बाद 4 साल के पश्चात 1959 में फिर हार्टशॉन ने अपनी एक बुक लिखी पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा FK शेफर का और अपवादवाद का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा कि बेसिकली एक्सेप्शनलिज्म क्या है और शेफर ने इसका क्या विरोध किया है। शेफर महोदय जो हमारी मात्रात्मक विधियां होती हैं उसके समर्थक थे, और यही कुछ चीज़ें जानने वाली थी शेफर के बारे में। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो इनका जो रिसर्च पेपर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप नोट कर सकते हैं, एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी ऑफ मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।